हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी का हम लोग तीसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा मराठा साम्राज्य। जो भी फ्रेंड्स हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। इसमें पहला था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और दूसरा था आपका मुगल साम्राज्य का विघटन। तो इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कर रहे हो, यूपी पुलिस या यूपीएसआई की कर रहे हो, रेलवे का देने जा रहे हो या फिर आरओ का देने जा रहे हैं, इसमें मैंने क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रखा है कि सारे एग्जामों को हिट करेगा। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर देखा होगा 2023 का, इस साल का, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जीएस का लेवल क्या आ रहा है इस समय। तो मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज करके जाएं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो स्टार्टिंग शिवाजी से ही होती है। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो उनका जन्म, इस बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इतिहासकारों को। कोई इसको 1627 बताता है, कोई 1630 बताता है। तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम यही पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए 1627 दे रखा है 2 ऑप्शन में, ठीक। और अगला कौन सा ईयर पूछा है? अगला पूछा है छत्रपति की उपाधि। तो इनका जब राज्याभिषेक हुआ था सन 1674 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में हुआ था और इन्होंने उसी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो राज्याभिषेक के टाइम पे इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो 1674 और 1627, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी मैं बता देता हूँ, शिवनेर के दुर्ग में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलहार के युद्ध में हराया था। और वो भी कब? 1672 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो सेना नायक का नाम था ऑप्शन बी, अफजल खान, जो 1659 में शिवाजी का धोखे से वध करने के लिए इसको भेजा गया था। लेकिन शिवाजी ने उल्टा इसी का ही वध कर दिया। और किससे किया था? बग नख, हाथ में पहनने वाला एक हथियार होता है, उससे इन्होंने अफजल खान को 2 भागों में चीर दिया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी को मुगलों ने कैद कर लिया था, ये कहानी आपने एक बार सुनी होगी ज़रूर। तो वो आगरा के किले में जो है उनको कैद किया गया था। ईयर भी कभी पूछ लेता है, तो 1666 ईस्वी में। और उस जगह का नाम क्या था? भवन का नाम क्या था? जयपुर भवन। जयपुर भवन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, रामदास। इनके गुरु का नाम रामदास था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अभी मैंने बताया था कि 1674 में रायगढ़ में हुआ था। और रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इन्होंने अपने राज्याभिषेक के पश्चात रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन RO का फेवरेट क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट क्वेश्चन का। वो ऐसे 4-5 युद्ध के नाम दे देगा और उनके ईयर दे देगा, किस किस साल लड़े गए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन RO में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है चाकन के किले पर विजय, तो ये हुआ था 1648 ईस्वी में। ठीक, अगला अफजल खान का प्रकरण अभी अभी मैंने आपको बताया था 1659 ईस्वी में हुआ था। अगला मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, ये हुआ था 1657 से। और लास्ट सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ये हुआ था 1659 में। ठीक, तो इसको अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट 1648 आपको फर्स्ट मिल गया, इसके बाद सेकंड या थर्ड, तो सेकंड में 1659 आ रहा है और ये आ रहा है थर्ड में 1657, तो ये हो जाएगा 1657। बाकी दोनों का जो है क्रम मैटर नहीं करता, दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी बताया था कि अष्टप्रधान जो है मंत्री किसके टाइम में थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन में थे। शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी, जो कि 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। चलिए उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन क्या था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, ये देखिए BPSC में आया हुआ है क्वेश्चन 2019 में। तो अभी अभी मैंने बताया कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था, तो उनके 8 के नाम भी हम लोग जो है आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत घुमाएगा। इसी 8 अष्टप्रधान में से नाम बदल बदल के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। तो अष्टप्रधान शिवाजी ने इसका गठन किया था। इसमें 8 सदस्यीय मंत्री होते थे। तो पहले थे पेशवा, इनको राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था। अगले थे आमत्य या मजूमदार, ये वित्त और राजस्व का कार्य देखते थे, तो वित्त एवं राजस्व मंत्री हो गए। अगले मंत्री कौन थे, वाकिया नवीस, इसी नाम से पूछा जाएगा, वाकिया नवीस या मंत्री, तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यवाही का विवरण रखते थे, वाकिया नवीस। अगला है आपका चौथा, ये हैं सचिव या सुरुनवीस, तो जितने भी आपके पत्र व्यवहार होते थे राजा के, उनको ये देखते थे, सचिव या सुरुनवीस, इसी नाम से पूछा जाएगा, सुरुनवीस के नाम से। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन होते थे, सुमंत या दबीर। अगला छठवां कौन से मंत्री होते थे, सेनापति, इस नाम से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सर ए नौबत। सर ए नौबत का काम क्या था, सेना की भर्ती देखना, संगठन, रसद, इन सब का जो है मैनेजमेंट कौन देखता था, सर ए नौबत देखते थे। अगले थे पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना, तो ये कौन देखता था, पंडित राव देखते थे। और लास्ट में न्यायाधीश वाला आता है, तो न्यायाधीश जो है न्याय देता था, ये जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये 8 मंत्री जो अष्टप्रधान हैं, ये पूरा अपने अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभार में नहीं काम करते थे। ये जो है जो छत्रपति होता था, सारा डिसीजन उसका होता था, ये लोग बस उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक बार UPSC में इस तरह क्वेश्चन बना था, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये लोग अपना मैनेजमेंट तो देखते थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता था वो छत्रपति का होता था। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है क्वेश्चन, शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंध था। अभी अभी मैंने बताया सर ए नौबत या सर नौबत, ये किससे संबंधित था, सैन्य प्रशासन से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, मैंने बताया अभी अभी, सुमंत या दबीर, दबीर भी कहते थे, ये याद रखिएगा दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, मतलब चांदी की मुद्रा नहीं थी, तो यानी कि चांदी की मुद्रा रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, रुपया, लारी और टका, सॉरी ये टका, ये तीनों जो है चांदी के हुआ करते थे
मुद्राएं, चांदी की मुद्राओं के नाम थे। और रूका क्या था, ये था आपका तांबा का मुद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि रूका जो है तांबे की मुद्रा थी और इसमें पूछा है कि मुद्रा रजत मुद्रा नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये आर ओ में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे। इनको पेशवा कौन बनाया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो साहू जी महाराज ने बनाया था। साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज ने बनाया था 1713 ईस्वी में। तो इन्होंने मराठा अंपायर को काफ़ी एक्सपेंड किया और बालाजी विश्वनाथ काफ़ी ज़्यादा इसीलिए फेमस हैं। और ये पहले पेशवा थे, पेशवाई यहीं से जो है शुरू हुई। पेशवा यहाँ से छत्रपति से ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, तो वो पहले पावरफुल पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। तो ये यूपीएससी में देखिए पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि आर ओ का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है कि कालानुक्रम में उसको व्यवस्थित कीजिए। तो उसके लिए हमको ईयर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सबकी ईयर बता देता हूँ, फिर अपने आप वो सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मजबूत यानी कि सबसे प्रभावशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और इनका टाइम काल था 1713 से 1720 तक का। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके बाजीराव प्रथम, बाजीराव या बाजीराव फर्स्ट। इनका टाइम लाइन कब से कब तक रहता है, 1720 से 1740। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी बाजीराव वन ने, कोई भी लड़ाई इन्होंने हारी नहीं। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। ठीक, 61 से 72 तक कौन रहता है, माधव राव रहते हैं, 1761 से 1772। तो अब आपको सीक्वेंस में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 3 नंबर, उसके बाद आते हैं 20 से बाजीराव, फिर 2 नंबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी 1 नंबर। बाजीराव जो है फर्स्ट 1 नंबर पे है, तो 3 1, और उसके बाद बालाजी बाजीराव 2, और उसके बाद 4 माधव राव, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया, याद रखिएगा। 13 से 20 तक बालाजी विश्वनाथ, 20 से 40 तक बाजीराव फर्स्ट, 40 से 61 तक बालाजी बाजीराव, और 61 से 72 तक माधव राव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। फिर देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले साहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। संभाजी सबसे पहले थे। ठीक, उसके बाद आते हैं राजा राम सेकंड, उसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय, उसके बाद साहू जी फोर्थ। तो यही क्रम इसका है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा नोट्स ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो संभाजी महाराज 1680 से 89 तक रहते हैं। ये कौन रहते हैं, छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं। तो 80 से लेकर 89 तक, जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद संभाजी बनते हैं और 80 से 89 तक राज्य करते हैं। उसके बाद कौन आता है, राजा राम। राजा राम 1689 से 1700 तक रहते हैं। ये शिवाजी के दूसरे पुत्र रहते हैं। अगले कौन बनते हैं, शिवाजी द्वितीय बनते हैं और ये राजा राम के पुत्र रहते हैं 1700 से 1708 तक। और उसके बाद आप देखेंगे छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं जो कि संभाजी के पुत्र रहते हैं। तो ये होते हैं 1708 से 1749 तक। तो इस तरह से ये क्रम मैंने आपको बता दिया है। इसको थोड़ा लिख करके याद कर लेंगे या वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया, 2012 में यूपी पीसीएस प्री में और यूपी आरओ मेंस में 2013 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। तो ताराबाई जो है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड की तरफ से शासन करती हैं और ये राजा राम की विधवा पत्नी रहती हैं। राजा राम की विधवा पत्नी, राजा राम मर जाते हैं और उनका पुत्र बहुत छोटा रहता है शिवाजी द्वितीय, और इन्हीं के नाम पे ताराबाई जो है शासन चलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। तो इसमें क्या होता था इस प्रथा के अंतर्गत में, वो बता देता हूँ। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा जो है जमींदारों को एक तरह की भूमि दान दी जाती थी, भूमि प्रदान की जाती थी जो उनके निर्वहन के लिए आवश्यक होती थी। तो अपने निर्वहन के लिए जमींदार को जो भूमि मिलता था मराठा टाइम पे, उसको सरंजामी कहते थे, सरंजामी भूमि। तो सरंजामी प्रथा के नाम से प्रचलित था और ये मराठा भू राजस्व प्रथा का हिस्सा था। अगला सवाल देखते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौथ। तो दो मेन टैक्स थे उस टाइम पे, एक सरदेशमुखी और एक थे चौथ। तो चौथ लिया जाता था जो पड़ोसी राज्य होते थे मराठा साम्राज्य के, उनसे 25%, मतलब पूरे राजस्व का 25% या 1/4 हिस्सा लिया जाता था चौथ के रूप में। किस लिए? ताकि मराठा शक्तियाँ, मान लीजिए मराठा एम्पायर है और इसके बगल में जो एरिया है, यहाँ से ये लोग आक्रमण करके लूट लेते थे उनको, तो उससे लूट से बचाने के लिए और बाहरी आक्रमण होता था उसमें सहयोग देने के लिए ये चौथ नामक टैक्स वसूल किया जाता था। तो ये जितने भी आसपास के एरिया होते थे मराठा टेरिटरी के अलग, वहाँ से चौथ वसूला जाता था, नहीं तो उन पे आक्रमण करके उनको लूट लिया जाता था। तो उसी से भरोसा दिलाया जाता था कि आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे हम, ना ही लूटपाट होगी, और साथ में ही अगर बाहर से भी आक्रमण होता है बाहरी फोर्सों से, तो हम अपनी सेना भेज के आपकी मदद करेंगे। तो इस चीज़ के लिए लोग चौथ कर वसूल करते थे। और चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित ने देखा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईएएस में आया हुआ है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई आपको पता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, अहमद अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। अब उसका कारण यहाँ पूछा गया है, क्या कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। तैमूर शाह एक्चुअल में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। इसको मराठों ने लाहौर से बाहर निकाल दिया था लड़ाई में, तो उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की बहुत बुरी तरह से हार होती है और वहाँ से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? तो अभी मैंने बताया कि अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफ़गान था, तो अफ़गानों ने मराठों को बहुत बुरी तरह से हराया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री, उत्तराखंड पीसीएस, सभी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? अब हम लोग डेट भी देख लेते हैं। तो लड़ा गया था 14 जनवरी, देखिए 2 दिया हुआ, 14 जनवरी 1761। तो ईयर जो है ये नहीं रहेगा 60, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है काफ़ी क्लोज। तो इस तरह के ऑप्शन भी आजकल आने लगे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। 14 जनवरी और 1761 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी चीज़, ये भी एक चीज़ क्वेश्चन बन जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना को कौन लीड कर रहा था? तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, सदा शिव राय भाऊ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद
अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया 2023 में जो आए हैं, तो आप इसका जो है आंसर डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पेट का जो आया हुआ है इस साल का। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है इसमें पूछ रहा है कौन सा जगह इनका राजधानी बना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूना। पूना को पेशवाओं ने अपनी राजधानी बना दी शिवाजी की मृत्यु के पश्चात। ये पेशवाओं की राजधानी लास्ट तक चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन पेट का है। तो निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो ये क्वेश्चन आर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है आने के चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। तो बाजीराव वन जो पेशवा थे, बाजीराव वन, इन्होंने क्या किया, मराठा साम्राज्य को 5 भागों में विभक्त कर दिया। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले और एक थे ये पेशवा। पेशवा पुणे में थे, पूना। तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उन्होंने, ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलाने में थोड़ा सुविधा हो जाए, क्योंकि उस समय साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था उनके टाइम पे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले सिंधिया कहाँ से रूल करते थे? वो ग्वालियर से करते थे। हालांकि इसमें ऑप्शन में ग्वालियर नहीं दिया है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। होलकर जो है, हाँ, होलकर इंदौर से करते थे। सिंधिया ग्वालियर से करते थे। ग्वालियर इसमें ऑप्शन में नहीं है। गायकवाड़ आपके बड़ौदा से करते थे रूल, ठीक। और भोंसले जो है नागपुर से करते थे। तो और ये पेशवा पूना से करते थे। तो एक बच रहा है ऑप्शन ये आपका सिंधिया। तो सिंधिया को जो है उज्जैन मान लिया गया है। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उज्जैन माना गया है। और भी बुकों में आपको ग्वालियर मिल जाएगा। ग्वालियर, सिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे और भोंसले नागपुर में थे। तो इसका करेक्ट आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहले का सी, दूसरे का ए, होलकर इंदौर हो गया, तीसरे का डी, गायकवाड़ आपके यहाँ के हो गए बड़ौदा, और चौथा हो गया भोंसले नागपुर से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ये आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाजीराव प्रथम। इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये कोई भी लड़ाई हारे नहीं थे, सबसे बड़ी खास बात ये थी इनकी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हुजूर दफ्तर था, तो ये मराठा साम्राज्य में ही था, और पुणे में जो पेशवा का सचिवालय होता था उसको हुजूर दफ्तर कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो शिवाजी को दबाने के लिए मुगलों ने जय सिंह को भेजा था, और जय सिंह ने इन्हें पुरंदर की संधि करने पे मजबूर कर दिया था, जिसमें इनको 12 किले रखने की अनुमति दी गई थी, और शेष सारे किले 23 किले मुगलों के पास चली गई थी। तो ये कब हुई थी संधि? 1665 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरेगांव और आष्टी के युद्ध का संबंध किस मराठा शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव द्वितीय से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो मैंने कहा था कि मराठा सेना को कौन लीड कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। पेशवा का पद यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है, और बाजीराव को पेंशन योग्यता बना
कर बिठूर में कानपुर के निकट भेज दिया जाता है। बिठूर कानपुर के पास में है, वहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। चलिए, ये सारे ऑप्शंस जो है सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये संधि का नाम दिया हुआ है और दूसरा जो है एक साइड में ईयर दिया हुआ है। तो मराठा साम्राज्य के टाइम पे ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चंस को आप देखें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेन मैंने संधियाँ ले ली हैं क्योंकि संधि बहुत ज़्यादा हुई थी उस टाइम पे। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट संधियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो पहली संधि आपकी जो है सूरत की संधि है। सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। दूसरा पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। तीसरा होता बड़गांव की संधि, ये है 1779 में। और डी है लास्ट वाला सलबाई की संधि, ये 1782 में हुई थी। तो सही मैचिंग तो यही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये सिंपल है, A1, B2, C3, D4। ये आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 के बीच में चला, एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18 के बीच में चला, उस समय मराठा के पेशवा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव सेकंड थे। बाजीराव सेकंड के टाइम में सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ और तीसरा भी हुआ। तो 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे। तो मैं ईयर बता देता हूँ। फर्स्ट वाला हुआ था आपका 1775 से 1782। दूसरा हुआ था 1803 से 1806 और तीसरा हुआ था 1817 से 1818। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आखिरी है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव 2 था, क्योंकि इसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था तीसरे एंग्लो मराठा वार के बाद, और इनको जो है पेंशनर के रूप में कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया था। तो ये आंसर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। तो टैक्स के बारे में मैंने बताया हुआ था। एक था चौथ, वो मैंने बता दिया था आपको। एक सरदेशमुखी हम लोग का रह रहा था, सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी जो है जमींदारों से लिया जाता था। जमींदारों को देशमुख कहा जाता था, देशमुख। और ये कितना होता था? उनके इलाके में जो कुल उत्पादन होता था उसका 1/10वां हिस्सा यानी कि 10% होता था। और ये किससे लिया था? जमींदारों से। और उनके एरिया में जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/10वां हिस्सा, या कह सकते हैं 10% जो है ये वसूला जाता था जमींदारों से। तो ये जमींदारों से लिया जाता था सरदेशमुखी। और चौथ किससे लिया जाता था? जो पड़ोस के राज्य होते थे मराठा साम्राज्य के। और जो किसानों से लिया जाता था, रैयतों से लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था, वो होता था उनके कुल उत्पादन का 33%, जो कि बाद में होके 40% हो गया था। तो ये 3 तरह के टैक्स इंपॉर्टेंट है आपके, सरदेशमुखी, चौथ और रैयत। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, तो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।